हेलो स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान की दूसरी यूनिट में आज हम सत्ता की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने शक्ति की बात करी थी। दोनों ही जुड़े हुए विषय हैं। जहाँ शक्ति में हम नियंत्रण की बात करी, दूसरे को अपनी इच्छानुसार ढालने की बात करी, उसी से मिलता जुलता आज का हमारा ये टॉपिक है सत्ता। सत्ता बच्चों लैटिन भाषा के शब्द ऑक्टीरेटास से बना है। ऑक्टीरेटास का अर्थ होता है अनुमति या सहमति। फिर सत्ता आदेश देने का अधिकार तथा उसे पालन करवाने की शक्ति है। परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो फेयोल क्या कहता है कि ये अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को आदेश देना और उनसे कार्य करवाने की शक्ति है। फिर थियो हेमन की भी बड़ी फेमस परिभाषा है जिसमें उन्होंने कहा है सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है। वैधानिक शक्ति यानी कि कानून द्वारा उच्च शक्ति को अपने अधीनस्थों को कार्य करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए वह उन्हें बाध्य कर सकता है या फिर अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने पर उन्हें दंडित भी कर सकता है। अर्थात थियो हेमन के अनुसार पहली चीज़, सत्ता हमेशा कानून से प्राप्त होती है, वैधानिक शक्ति है। ये उच्चस्थ शक्ति द्वारा अपने अधीनस्थों को कार्य करने के लिए कह सकता है और यदि उसकी आज्ञा का पालन न हो तो वो उसने दंडित भी कर सकता है या उस कार्य से अलग कर सकता है। फिर है बच्चों सत्ता की विशेषताएं। सत्ता की विशेषता में क्या पहली चीज़ है कि सत्ता एक प्रबंधकीय अधिकार है जिसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है। यानी कि कैसा अधिकार है जिसमें प्रबंध करने की शक्ति है और ये हमेशा ऊपर से नीचे यानी कि जो उच्च अधिकारी है वह अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को सौंपता है। दूसरा, सत्ता निर्णय लेने, अधीनस्थों को कार्य सोचने और अधीनस्थों से कार्य निष्पादन की अपेक्षा रखने का अधिकार है। यानी कि निर्णय लेने का अधिकार भी उच्च व्यक्ति को है। अधीनस्थों के लिए वो उनके कार्यों को सोच सकता है और उनको कार्य विभाजन भी कर सकता है। फिर सत्ता हमेशा पद में निहित होती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जब सत्ता प्राप्त होती है तो उसको उस पद के कारण ही प्राप्त होती है। फिर सत्ता स्वरूप में वैधानिक होती है। जनरली अगर हम देखें तो सत्ता को हम हमेशा कानूनी शक्ति मानते हैं जो कानून द्वारा पदाधिकारियों को प्राप्त होती है। फिर सत्ता संगठन के निर्माण का आधार है कि जो भी एक कार्यालय की बात करें, संगठन की बात करें तो सत्ता उसका मेन आधार है। फिर संगठन में सत्ता का क्षेत्र शीर्ष पर व्यापक जबकि अधीनस्थों स्तरों पर क्रमशः संकुचित होता जाता है। यानी कि अगर हम देखें जितनी हायर अथॉरिटी है उसका कार्य क्षेत्र उतना ही व्यापक होगा और जैसे जैसे वो नीचे आता है लेवल उसका, वो कार्य सीमित होते चले जाते हैं। फिर लास्ट है सत्ता प्रबंधात्मक कार्यों की कुंजी है कि सत्ता जो है वो प्रबंध के कार्यों को करवाती है। फिर अगली हमारी स्लाइड है सत्ता के स्रोत। सत्ता के स्रोत से मतलब है पहला, कानून अर्थात देश की सर्वोच्च विधि सत्ता का मूल स्रोत है। यानी कि कानून से सत्ता प्राप्त होती है। दूसरा, परंपरा इसकी स्रोत है। तो चाहे परंपरा में रीति रिवाज हो सकते हैं, नियम संहिता हो सकते हैं या कार्य करने की जो विधि है वो परंपरा द्वारा सत्ता को प्राप्त होती है। और तीसरा है प्रत्यायोजन अर्थात पद सौंपनीय संगठनों में एक प्रशासनिक क्रिया। इसके अंतर्गत उच्चस्थों द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों को दायित्व निर्वहन हेतु सत्ता का हस्तांतरण किया जाता है। यानी कि जो डेलीगेशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि जब उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्ति को सत्ता हस्तांतरित की जाती है जिससे कि अधीनस्थ व्यक्ति कार्य संपादित कर सके, तो ये भी उसका प्रत्यायोजन एक स्रोत है। इसके अलावा अगली स्लाइड में हम क्या कह रहे हैं, सत्ता के बारे में विभिन्न प्रकार की सत्ताओं की जब चर्चा करते हैं तो मैक्स वेबर का नाम अवश्य आता है। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ताओं की बात करी है। पहला है परंपरागत सत्ता, यानी कि जो परंपराओं द्वारा जो सामाजिक रीति रिवाज पर आधारित होती है और उनका पालन इसलिए होता है क्योंकि सदैव परंपरा के कारण से उसका पालन हो रहा था।
फिर दूसरी उन्होंने कहा है चमत्कारिक सत्ता, यानी कि जब किसी व्यक्ति विशेष में एक चमत्कारिक गुण होता है, जब उसके अति मानवीय गुणों के कारण जनता का उस पर विश्वास होता है और केवल उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालन जनता आसानी से कर लेती है, तो उसको हम कहते हैं चमत्कारिक सत्ता। फिर तीसरी सत्ता मैक्स वेबर ने कही है वैधानिक सत्ता, यानी कि कानून द्वारा ये सत्ता प्राप्त होती है। नॉर्मली यह जो सत्ता है ये तार्किकता पर आधारित होती है, जिसमें हम संविधान की बात करते हैं कि संविधान का पालन क्यों होता है, क्योंकि वो कानून पर आधारित होता है। तो इस तरीके से ये बच्चों मैक्स वेबर ने विभिन्न प्रकार की सत्ताओं की बात करी है। अब अगली स्लाइड में हम बात करेंगे कि सत्ता का पालन क्यों होता है, कौन से ऐसे कारण हैं जिस कारण सत्ता का पालन होता है। तो पहली चीज़ क्या है, वो है विश्वास। स्वयं के हित, संगठन और कर्मचारियों के प्रति विश्वास, कि जनता जो अधीनस्थ व्यक्ति है वो ये मान के चलता है कि जब सत्ताधारी व्यक्ति उसको आदेश दे रहा है तो उसमें उसका विश्वास होता है, उसको मालूम है कि जो भी कर रहा है इसमें मेरा हित है, इसमें संगठन का भी हित है, और सभी का अपने उच्चस्थ व्यक्ति के प्रति विश्वास होने के कारण सभी उसका आदेश पालन करते हैं। दूसरी कारण है एक रूपता, यानी कि संगठनात्मक एक रूपता नियमों और प्रक्रियाओं में जहाँ एक जैसे होते हैं, जहाँ मानवीय मूल्यों और व्यवहार में एक रूपता होती है, विभिन्न जहाँ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और सबके एक जैसे विश्वास होता है, तो जहाँ प्रक्रियाएं एक जैसी होती है वहाँ सत्ता का पालन आसानी से हो जाता है। और तीसरा है दबाव या दंड, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जहाँ दबाव के कारण भी कई बार सत्ता का आदेशों का पालन होता है। फिर इस स्लाइड में बच्चों हम करेंगे सत्ता के कार्य। तो सत्ता के प्रमुख रूप से देखें तो 3 कार्य हैं। पहला, या उन लोगों को कुछ उत्तरदायित्व शक्ति है जो सत्ता का प्रयोग करते हैं, यानी कि उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, फिर समन्वय स्थापित करते हैं और निर्णय लेने में विशेषज्ञता का यूज़ करते हैं। इस स्लाइड लास्ट स्लाइड है बच्चों, इसमें हम कह रहे हैं सत्ता की कौन कौन सी सीमाएं हैं, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सत्ता को बाधित करती हैं। तो उसमें पहली चीज़ है कानूनी भाषा की अस्पष्टता। जैसे बच्चों आपने सुना होगा कि कानून की भाषा बड़ी जटिल होती है, तो कई बार उसकी जो जटिलता है उसका दुरुपयोग करते हुए अलग अलग विशेषज्ञ वकील उसका मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं और अपने अपने हित अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं, जिससे कि सत्ता वो अपने पूरी बल और अपनी पूरी क्षमता से उसका प्रयोग नहीं कर पाती। दूसरा है सामाजिक मूल्यों में सत्ता का संगत ना होना, यानी कि जो समय के बदलने के साथ साथ जब सत्ता उसके साथ मेल नहीं रखती है या वो उसकी संगतता समाप्त हो जाती है तब भी उसका पालन नहीं हो पाता। फिर संसाधनों की कमी, कि भाई आपके पास सत्ता ने आदेश तो दे दिया है, सत्ता ने बड़े बड़े योजनाएं बना ली हैं, लेकिन उसके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो उसको लागू करे, तब भी उसकी सत्ता कमज़ोर पड़ जाती है। फिर है संगठनात्मक वातावरण। किसी भी संगठन, किसी भी कार्यालय में अगर गुटबंदी है, सामूहिक सौदेबाजी है, भ्रष्टाचार है या बहुत ज़्यादा अनौपचारिकता की स्थिति है तो वहाँ भी सत्ता कमज़ोर होती है। फिर राजनीतिक हस्तक्षेप, कि अगर किसी भी कार्यालय में राजनीतिक हस्तक्षेप होगा तो वहाँ की जो कर्मचारी हैं या वहाँ की जो कानूनी सत्ता है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग पूरी तरह से नहीं कर पाती। फिर मनोवैज्ञानिक भी कारण होता है कि व्यक्ति की जो सोच है, उसकी जो मनस्थिति है, उसका आपस में विभिन्न व्यक्तियों के जो संबंध हैं उससे भी कई बार सत्ता जो है वो प्रभावित होती है। फिर प्राकृतिक कारण, या किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति, उसका जलवायु, उसकी प्राकृतिक, ये सारी चीज़ें भी सत्ता को लिमिट करती है। जैसे अगर हम कहें कि एग्ज़ाम्पल कि भाई भारत की जो सरकार है उसकी सत्ता भारत में है ना, तो जैसे ये सीमा क्रॉस हो जाती है हमारी सत्ता समाप्त हो जाती है। या कई बार जैसे अकाल की स्थिति हो जाती है, या जैसे इन दिनों पेंडेमिक में चल रहा है, तो सरकार की जो सत्ता है या जो भी उसकी कार्य क्षमता है वो इससे प्रभावित होती है। फिर है संचार की अस्पष्टता और कमी,
कई बार अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस अपने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं तो भी सत्ता जो है वो उसमें की शक्तियों में कमी आ जाती है। और निष्ठा, सदाचरण और समर्पण क्षमता में कमी, कि जो अधीनस्थ व्यक्ति हैं, जो नॉर्मली हम जनता के लिए सोचते हैं कि जहाँ भी जनता या अधीनस्थ व्यक्ति की अपने उच्च शक्ति में विश्वास कम पड़ जाए या उसकी निष्ठा में कमी आ जाए तो भी सत्ता जो है वो इसकी प्रभावित होती है। तो ये थे बच्चों सत्ता की सीमा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।